नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ अहम बैठक की है और इस बैठक में बढ़ रहे कोरोना संकट पर बातचीत हुई। मीटिंग के बाद पीएम मोदी ने कहा कि कुछ राज्यों में पिछले 2 हफ्तों से कोरोना के केसेस बढ़ते नजर आ रहे हैं, जिससे अलर्ट होने की जरूरत है। पीएम ने कहा कि बीते 2 सालों में कोरोना को लेकर ये हमारी 24वीं बैठक है। कोरोना काल में जिस तरह केंद्र और राज्यों ने मिलकर काम किया है और जिन्होंने कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई में अहम भूमिका निभाई है, मैं सभी कोरोना वॉरियर्स की प्रशंसा करता हूं। बता दें कि पीएम मोदी की ये बैठक बेहद नाजुक वक्त पर हुई। देश में इस वक्त कोरोना की चौथी लहर ने दस्तक दे दी है। पिछले 24 घंटे में करीब 3000 मामले सामने आए हैं। वहीं 32 लोगों ने अपनी जान भी कोरोना वायरस से गंवा दी है। जिस तरह केंद्र और राज्यों ने मिलकर काम किया, उसने कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई में अहम भूमिका निभाई है। मैं सभी मुख्यमंत्रियों, राज्य सरकारों और अधिकारियों के साथ सभी कोरोना वॉरियर्स की प्रशंसा करता हूं। साथियों, कुछ राज्यों में से कोरोना के फिर से बढ़ते केसेस को लेकर हेल्थ सेक्रेटरी ने अभी हमारे सामने विस्तार में जानकारी रखी है कि कोरोना की चुनौती अभी पूरी तरह से टली नहीं है। ओमिक्रॉन और उसके सब वेरिएंट्स किस तरह गंभीर परिस्थिति पैदा कर सकते हैं, ये यूरोप के देशों में हम देख रहे हैं। पिछले कुछ महीनों में कुछ देशों में इन सब वेरिएंट्स की वजह से कई सर्ज आए हैं। उससे हमें अलर्ट रहने की जरूरत है। वहीं पीएम मोदी ने कोरोना पर बैठक के दौरान कहा, तेल की कीमतों पर भी अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने तेल पर एक्साइज ड्यूटी घटा दी है। कुछ राज्यों ने जनहित में अपने यहां भी एक्साइज ड्यूटी घटाई, लेकिन कुछ ने अभी तक इसकी कीमत नहीं घटाई है। और राज्य सरकारों का तालमेल, उनके बीच सामंजस्य पहले से अधिक आवश्यक है। आप सभी इस बात से परिचित है कि जो युद्ध की परिस्थिति पैदा हुई है और जिस प्रकार से सप्लाई चेन प्रभावित हुई है, और ऐसे माहौल में दिनों दिन चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं। ये संकट, वैश्विक संकट, अनेक चुनौतियां लेकर के आ रहा है। ऐसे संकट के समय में केंद्र और राज्यों के बीच तालमेल को, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की भावना को और बढ़ाना अनिवार्य हो गया है। अब मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। जैसे पेट्रोल डीजल की कीमतों का एक विषय हम सबके सामने है। देशवासियों पर पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत का बोझ कम करने के लिए केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में कमी की थी। पिछले नवंबर महीने में कम की थी। लेकिन कुछ राज्यों द्वारा अपने राज्य के लोगों को इसका कोई लाभ नहीं दिया गया। पेट्रोल डीजल की कीमतें इन राज्यों में अब भी दूसरों के मुकाबले कहीं ज्यादा है। पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, झारखंड, किसी न किसी कारण से उन्होंने इस बात को नहीं माना। आप पिछले नवंबर में जो करना था, 6 महीने डिले हो चुका है। अब भी आप अपने राज्य के नागरिकों को वेट कम करके इसका बेनिफिट पहुंचाइए।
वहीं कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी के वीसी में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल नहीं हो सके। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मां रूपी सोरेन की तबियत खराब थी। वीसी खत्म होने के बाद राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने निशाना साधते हुए कहा कि ये बैठक कोरोना की चौथी लहर पर कम और पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम पर ज्यादा फोकस रही। उन्होंने कहा कि पेट्रोल डीजल या रसोई गैस के बढ़ते दाम पर नियंत्रण के लिए राज्य की ओर से छूट निर्भर नहीं रखना चाहिए। ये पूरी तरह से केंद्र सरकार का मामला है और सरकार को पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने की जरूरत है। उनका जो संबोधन था वो पेट्रोल और डीजल पर ही आधारित था और जिसमें उन्होंने झारखंड का भी जिक्र किया। तो मुझे लगता है कि आज की बैठक स्वास्थ्य की दिशा और दशा मजबूत करने के लिए कम थी और देश को पेट्रोल और डीजल के दाम में लगातार जो बढ़ोतरी हो रही है उसमें सफाई देने के लिए ज्यादा थी। शेष उन्होंने कुछ विषय कहे हैं और हम लोग जो उन्होंने स्वास्थ्य की तरफ थोड़ा बहुत उन्होंने ध्यान जो आकृष्ट किया है उस पर भी हम गंभीरता पूर्वक पहल कर रहे हैं। पेट्रोल और डीजल और रसोई के गैस को भी वो जो है जब लाना चाहते हैं तो उसको भी जीएसटी के दायरे में ले आए, सारी चीज़ों को ले आए जीएसटी के दायरे में और एक नीति का निर्धारण कर दें पूरे देश के लिए। तब तो ये समझा जाएगा कि प्रधानमंत्री जी सही कह रहे हैं। लेकिन यदि अलग अलग राज्य के लिए अलग अलग नीति रीति चलेगी और तो फिर ये उचित नहीं है फेडरल गवर्नमेंट के लिए। वहीं झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के बयान पर बीजेपी विधायक अमित मंडल ने पलटवार किया है। अमित मंडल ने कहा कि कोरोना के नाम पर प्रोत्साहन राशि लेने वाले स्वास्थ्य मंत्री को बोलने का किसी तरह का अधिकार नहीं है। देश के कई राज्यों ने पेट्रोल डीजल में वैट कम कर लोगों को राहत दी है, पर झारखंड की सरकार सिर्फ राजनीति करने के लिए लोगों का बोझ बढ़ा रही है। बन्ना गुप्ता जी को तो कुछ बोलने का अधिकार नहीं है। आप देख रहे हैं कि जब कोरोना काल हुआ था तो खुद ही अपने आप प्रोत्साहन वैट की बात है या जीएसटी में इसको लाने की बात है, तो आप देखिए कि जब बिहार कर सकता है, जब उत्तर प्रदेश कर सकता है, जो अन्य जो भाजपा शासित राज्य हैं वो वैट में कमी कर सकते हैं, तो आखिर झारखंड के साथ ऐसी क्या मजबूरी है कि वो वैट में वो कम कटाव छूट देने के पक्ष में नहीं है। इसलिए क्योंकि ये लोग फेडरलिज्म स्ट्रक्चर पे विश्वास नहीं करते। उनको ऐसा लग रहा है कि अगर हम लोग वैट में यहाँ कमी कर देंगे, पेट्रोल डीजल की दाम घट जाएगी तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को इससे फायदा मिलेगा। वहीं देश भर में 18 से लेकर 59 साल तक के लोगों को कोरोना का बूस्टर डोज दिया जा रहा है। लेकिन आपको ये जानकर हैरत होगी कि बूस्टर डोज लगाने के मामले में झारखंड देश भर में 12वें नंबर पर है। झारखंड में 18 से लेकर 59 साल के केवल 6109 लोगों ने ही बूस्टर डोज अब तक ली है, जबकि इस डोज के लिए महज 375 रुपए शुल्क ही वसूले जा रहे हैं। इस मामले पर अब राजनीति भी गर्म होती नजर आ रही है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि सरकार मंत्रियों के बंगले और गाड़ियों के लिए अरबों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन बूस्टर डोज देने के लिए उसके पास पैसे नहीं। वहीं जेएमएम ने केंद्र सरकार पर मामले में सौतेले व्यवहार का आरोप लगाया, जबकि कांग्रेस ने भी राज्य सरकार की विफलता का ठीकरा केंद्र सरकार पर ही फोड़ा है। आम आदमी के लिए जिसके नाम पर यह सरकार चुनकर आई थी, जब भी ऐसे लोक कल्याणकारी योजनाओं को अमल देने की बात होती है तो उसमें सरकार कहती है फंड नहीं है। कितने दुर्भाग्य की बात है कि पूरे देश में कोरोना की चौथी लहर की आहट सुनाई दे रही है, लेकिन झारखंड में सिर्फ 6000 लोगों को बूस्टर डोज लगा है, जबकि करोड़ों लोग इसकी पात्रता रखते हैं। तो हम पूरे तरीके से मानते हैं कि हाल में मौतें भी हुई हैं, और अगर बूस्टर डोज नहीं लगाने के कारण मौतें होंगी तो ये सरकार पूरे तरीके से इसके लिए जिम्मेवार होगी। आपने 12वां स्थान जो बताया, जहाँ तक मेरी जानकारी है हमसे भी पीछे कई भाजपा शासित राज्य हैं, वो हमसे पीछे हैं। उसमें क्या कारण है पूछा जाना चाहिए। और जहाँ तक बात है आप इस राज्य का लाखों करोड़ रुपए बकाया रखे हुए हैं, इस राज्य के साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। जितना प्रताड़ना हो सकता है लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसा देखने को बहुत कम मिलता है। ये हमें लगता है कि आंकड़ों पर जाना उचित नहीं है। जिस प्रकार झारखंड सरकार ने पूरी संवेदनशीलता के साथ कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान काम किया है,
स्वाभाविक तौर पे हमें लगता है कि केंद्र सरकार झारखंड के साथ उस काम के एवज में जो झारखंड को फल देना था वो नहीं दे पा रही है और झारखंड के साथ दोहरी नीति अपना रही है। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी मां से मिलने हिल व्यू अस्पताल पहुंचे। हेमंत सोरेन की मां रूपी सोरेन को पैंक्रियाज में इन्फेक्शन है। सीएम की मां का डॉक्टरों की देखरेख में इलाज चल रहा है। सीएम सेकंड ओपिनियन के लिए डॉक्टरों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत करेंगे। और देखिए, बीजेपी विधायक को एक बड़ा झटका लगा है। कांके विधायक समरी लाल को ये बड़ा झटका लगा। हाईकोर्ट ने स्टेटमेंट देने से इनकार कर दिया है। स्क्रूटनी कमेटी के आदेश पर रोक की मांग की गई थी और कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब की तलब की है। दरअसल 29 जून को इस मामले में पूरी सुनवाई की जाएगी। विधायक पर गलत सबूत देने का आरोप लगा था। जेएमएम ने सदस्यता रद्द करने की मांग की थी और कांके से बीजेपी के विधायक है समरी लाल। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे, बीजेपी विधायक पर गलत सबूत देने का आरोप था और उन्हें एक बड़ा झटका लगा है। दरअसल इस पूरे मामले में अब 29 जून को सुनवाई होगी। कांके विधायक समरी लाल को ये बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने स्टे देने से इनकार कर दिया है और इस पूरे मामले की अगली तारीख मुकर्रर 29 जून की गई है। कमेटी के आदेश पर अब अगली कार्रवाई 29 जून को की जाएगी। और देखिए, माइनिंग लीज मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ सकती है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े पत्थर खदान के लीज से संबंधित दस्तावेजों की कॉपी चुनाव आयोग को भेज दी गई है। 18 अप्रैल को चुनाव आयोग की तरफ से इस बाबत पत्र मिला था, जिसके बाद मुख्य सचिव ने यह रिपोर्ट भेजी है। हालांकि राज्य सरकार को रिपोर्ट देने के लिए 15 दिनों का समय दिया गया था, जिसकी अवधि 3 मई को खत्म होने वाली थी। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने फरवरी महीने में राज्यपाल रमेश बैस से मिलकर शिकायत की थी। सीएम के पद पर रखते हुए हेमंत सोरेन ने माइनिंग लीज ली है। इस पर राज्यपाल ने धारा 191 और 92 के तहत अपनी संवैधानिक शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए शिकायती पत्र को चुनाव आयोग के पास भेजा था। अब चुनाव आयोग ने इस पर आगे के लिए कार्रवाई का मंथन शुरू कर दिया है। और चलिए अब आपको समझाते हैं और बताते हैं कि चुनाव आयोग अब आगे और क्या कुछ कर सकता है। इस पूरे मामले में सरकार की तरफ से मिले कागजात के आधार पर चुनाव आयोग अब हेमंत सोरेन से उन पर लगे आरोपों पर जवाब की तलब करेगा। जवाब के बाद आयोग फैसला करेगा कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1991 की धारा 91A के तहत विधानसभा की सदस्यता समाप्त की जा सकती है या नहीं। जवाब के आधार पर चुनाव आयोग अपनी रिपोर्ट राज्यपाल को सौंप देगा और अब देखना है कि चुनाव आयोग कितने दिनों के भीतर मुख्यमंत्री से जवाब मांगता है। तो ये तमाम कार्रवाई चुनाव आयोग की तरफ से की जाएगी और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जवाब की तलब चुनाव आयोग करेगा। और कड़े कानूनों के बावजूद झारखंड में धर्म परिवर्तन का खेल बदस्तूर जारी है। ऐसा खुलासा न्यूज 18 की पड़ताल में गिरिडीह में सामने आया है, जहां की बेदरंगो पंचायत की आधी आबादी ईसाई धर्म अपना चुकी है। आरोप भोले भाले ग्रामीणों के ब्रेन वॉश किए जाने का भी लग रहा है। देखिए न्यूज 18 की ये खास रिपोर्ट। धर्मांतरण पर कड़े कानून के बाद भी झारखंड में धर्म परिवर्तन में जुटी मिशनरियां हार मानने को तैयार नहीं दिख रहीं। ये तस्वीरें गिरिडीह में सदर प्रखंड के बेदरंगो पंचायत की है, जहां करीब 1000 आदिवासी रहते हैं। 15 साल पहले तक सभी आदिवासी सरना धर्म मानते थे, लेकिन हाल के वर्षों में पंचायत की आधी आबादी ईसाई बन चुकी है। इस वक्त हम मौजूद हैं गिरिडीह जिले के बेदरंगा पंचायत में। आपको बता दें कि यह आदिवासी बहुल इलाका है और यहाँ पर लगभग 1000 से अधिक आदिवासी रहते हैं। पंचायत में पिछले 5 से 10 साल में यहाँ पर इतनी संख्या में जो क्रिश्चियन की जो पॉपुलेशन है लोग कन्वर्जन किए हैं। स्थानीय ग्रामीणों की माने तो ईसाई मिशनरीज की ओर से लोगों का ब्रेन वॉश किया जाता है। आदिवासियों को आर्थिक मदद दिए जाने का लालच दिया जाता है। और सुनिए इन ग्रामीणों को। आप सरना धर्म को मानते हैं? हाँ, तो सरना धर्म मानते। अच्छा, तो यहाँ पे कितने लोग हैं जो क्रिश्चियनिटी को मानते हैं? और मान लिया सब में मिला के 1000 आदमी है, मतलब 500 लगभग उन लोगों का बाल बच्चा मिल के क्रिश्चियन है। क्रिश्चियन। अच्छा, तो कब बने हैं आप? 2007।
2007 में आप सनातन धर्म को छोड़ करके क्रिश्चियन बने, और क्या क्या फायदा मिलता है मिशनरीज के द्वारा आप लोगों को, कुछ स्पेशल गिफ्ट वगैरह? तो गिफ्ट वगैरह जैसे मिलता है कि जैसे किसके ऊपर जैसे कुछ भी जैसे समस्या आ गई तो उस समस्या द्वारा जैसे लोगों को मदद किया जाता है, पैसा मिलता है, पैसा से दिया जाता है, जैसे खाना वाना दिया जाता है। आदिवासियों को धर्म परिवर्तन के लिए किस तरह बहलाया फुसलाया जाता है, यह आपने न्यूज 18 के कैमरे पर सुना। ऐसे में सवाल स्थानीय प्रशासन से लेकर सरकार तक से हम पूछते हैं कि 10 साल से जारी धर्मांतरण पर रोक क्यों नहीं? मिशनरियों को किसने दी धर्मांतरण की छूट? आर्थिक मदद का लालच देकर धर्मांतरण कब तक? सरना धर्म को खत्म करने की साजिश क्यों? ऐसे गंभीर सवालों के जवाब पर प्रशासन से सफाई की उम्मीद भी क्या करें, क्योंकि कैमरे के सामने कुछ भी कहने की हिम्मत जिला प्रशासन के अधिकारियों में नहीं। न्यूज 18 के लिए गिरिडीह से एजाज अहमद की रिपोर्ट। और देखिए, गिरिडीह से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। बगोदर में एक एयर टैंक फट गया और एयर टैंक के फटने से करीब 50 फीट तक हवा में एक युवक उड़ गया और इस युवक की मौत मौके पर हो गई। दरअसल ये युवक पंक्चर दुकान में काम करता था और फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। तो ये बड़ी खबर आपको गिरिडीह से बता रहे हैं, जहां एक एयर टैंक के फटने से 50 फीट तक एक युवक हवा में उड़ गया और मौके पर ही गिरकर उसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस वहां मौके पर पहुंची, घटनास्थल पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में ले लिया है। और जैसे जैसे भारत में वाटर कंजर्वेशन सॉल्यूशन की तरफ लोगों का ध्यान बढ़ना शुरू हुआ है, वैसे ही फेकल स्लज मैनेजमेंट की समस्या ने अपना सर जोरों से उठाया है। क्या है एफएसएम? आइए देखते हैं काली बायल्यूड में एक नए प्लांट को, जो भारत में सबसे पहला रूरल एफएसएम प्लांट है। मिशन पानी की ये रिपोर्ट देखिए। When we talk about the Kali Bilod, the entire project, it is intended to treat the fecal sludge of about 3 gram panchayats in the close proximity. It covers well over 3,485 households. A majority of the habitation is worried about the ecological integrity. So at WaterAid, we've actually ensured that this particular plant is scientifically designed, where we'd considered the BOD and COD levels as well. So BOD is the biological oxygen demand and COD is the chemical oxygen demand. So we regularly check both of these levels of the output of the water on a regular basis. Now, when we look at disposal of fecal sludge in rural areas, especially where there are large number of households that have septic tanks, and in the future, eventually septic tanks lead to the immense problem of, desludging with regards to FSM, fecal sludge management. So when this plant is run at its full capacity, it has an impact of managing fecal sludge more efficiently. But above all of these things, at the plant at WaterAid, what we're also trying to address is the issue of manual scavenging. When we look at running the plant at a full capacity, we understand that there is a lot of potential with the dry sludge. So dry sludge is basically when the fecal sludge has stayed over at the plant for a long period of time, it decomposes and turns into an organic fertilizer. So we use the dry sludge as an organic fertilizer, or you could say like a co-product for composting organic water. We can also use it in terms of incinerating of plants as well. मुझे लगता है कि ये भी एक SBM की तरह बड़ा एम्बिशियस प्रोग्राम है और जिसमें कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट बहुत ही आवश्यक रहेगा। और मुझे लगता है कि लोगों में या फिर हमारे व्यूअर्स में ये जागरूकता होना चाहिए कि लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में कैसे अडॉप्टेबिलिटी बढ़ाएं, कैसे अपनी अवेयरनेस को बढ़ाएं और कैसे लोगों का और मार्गदर्शन करके इस चीज़ को आगे ले जाएं। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहे न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।